सरफेस केमिस्ट्री में दो पार्ट में डिवाइड करके जब हम इसको पढ़ते हैं तो फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़ते हैं वो है, आज बात करते हैं इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की और उसके जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कैटालिसिस। किसी भी रिएक्शन को अगर हम फास्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक है टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा मेंटेन करना मेनी टाइम कॉस्टलियर होता है। एक और तरीका हो सकता है प्रेशर बढ़ा दें, लेकिन ज्यादा प्रेशर बढ़ाने से एक्सप्लोजन हो सकता है और हर जगह पर प्रेशर इंक्रीज करना भी इकोनॉमिकली नॉट पॉसिबल होता है। एक तरीका होता है कुछ और केमिकल्स यूज करके हम जो केमिकल रिएक्शन उनको फास्ट कर दें, और जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। ये कैटलिस्ट का रोल है। कैटलिस्ट क्या कर रहा है? प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की तरफ ले जा रहा है। अगर कैटलिस्ट नहीं है तो एक लंबा पाथ फॉलो करना पड़ रहा था, टाइम ज्यादा लग रहा था। कैटलिस्ट उसी को कम टाइम में कंप्लीट करवाने का काम करता है। दिस इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट। So what is catalyst? A chemical substance which itself do not take part in chemical reaction but guided the reactant to convert into product in short time is catalyst. एक ऐसा सब्सटेंस जिसके खुद के केमिकल कंपोजिशन पे और जिसके मास पर कोई फर्क ना पड़े रिएक्शन के ड्यूरेशन में, जो खुद रिएक्शन में डायरेक्टली पार्ट ना कर गए, सिर्फ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की रेट को इंक्रीज कर दे, ऐसे सब्सटेंस को कैटलिस्ट कहते हैं। जनरली टीचर उसका एक एग्जांपल हो सकता है। मान लीजिए सरफेस केमिस्ट्री आप बुक से पढ़ रहे होते और आपको पढ़ने में, इस पूरे टॉपिक को पढ़ने में, चैप्टर को पढ़ने में मान लीजिए लग रहे होते 8 घंटे, एंड बाय द हेल्प ऑफ दीज वीडियोस आपको टाइम लगा 4 घंटे। 8 घंटे वाली चीज अगर 4 घंटे में हो रही है तो आई एम एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर यू पीपल। आपकी जो टाइम है सीखने की वो कम हो गई, आपको कम टाइम में शॉर्टकट स्टाइल में सीखने को मिला, तो ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट होते हैं, उनकी क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखते हैं। Catalysts remain unchanged in the mass and chemical composition but can change their physical state. ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। Only a very small amount of catalyst sufficient to catalyze a reaction. A catalyst does not initiate a reaction. Reaction initiation का काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए तो reactant ही चाहिए। When a catalyst is solid, it is usually more efficient than used in finely divided form. अच्छे से एब्जॉर्प्शन की बात कर पाएंगे। Generally, catalyst does not change the nature of product. जनरली नहीं करते हैं। एक कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर किसी सिस्टम में इक्विलिब्रियम है तो कैटलिस्ट का रोल सिर्फ इतना सा होगा कि इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने का टाइम रिड्यूस कर देता है। कैटलिस्ट इज जनरली स्पेसिफिक इन नेचर। जिस कैटलिस्ट का जो काम है वही करने वाला है। चेंज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। डेफिनेटली रेट जो होती है उसको रिड्यूस को चेंज कर देता है। मान लीजिए नॉर्मल रिएक्शन हो रही है और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में थोड़ी कम रिएक्शन, कम एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ रिएक्शन हो जाती है। एंड डज नॉट चेंज फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा जी जो होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, डेल्टा जी को चेंज नहीं करता है। पार्टिसिपेट इन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बट उसका मास और केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेल, कैटलिस्ट की डेफिनेशन हमें समझ में आ चुकी है कि वो सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन को फास्ट कर दे या path of the reaction को change करते हैं without undergoing any change in its their own mass and chemical composition. Catalyst इस तरह से 4 तरह के हो सकते हैं: positive, negative, autocatalyst and induced catalyst. Positive catalyst simple है, जो क्या कर रहे हैं, जो रिएक्शन है उसको उस पाथ में ले जाते हैं जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कम है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कुछ इस तरह का, अगर हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के लिए ग्राफ देखें तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन हो रही है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऐसा हो जाएगा। नेगेटिव कैटलिस्ट इसी कहानी को हायर लेवल पे ले जाएगा। इस तरह से पॉजिटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल है KClO3। अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो MnO2 वहां पर एक्ट कर रहा है पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह। एंड सिमिलरली जैसा अभी अपन डिस्कस करते हैं, अमोनिया का बनने में आयरन इज ऑल्सो एक्टिंग एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देंगे, यानी कि ऐसी वाली सिचुएशन कर देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों घट जाएगी? क्योंकि उस सिचुएशन में वो रिएक्शन को उस पाथ पे ले जाएंगे जो थोड़ी डिफिकल्ट है, उस तरफ ले जाएंगे जहां एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर है। जैसे सोडियम जो थायोसल्फाइड है
अगर इथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन कर मतलब इथेनॉल में अगर रखते हैं तो वो आसानी से सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं होता। इस तरह से बेंजल्डिहाइड बड़ी आसानी से अपने आप ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है, लेकिन डाइफिनाइल अमीन अगर प्रेजेंट है तो वो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड को रोक देता है। इसका मतलब बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के लिए डाइफिनाइल अमीन नेगेटिव कैटलिस्ट है। और अभी दो तरह की और बातें कर रहे हैं, ऑटो एंड इंड्यूस्ड। ऑटो कैटलिस्ट वो होते हैं कि व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन बिगिन टू एक्ट एज कैटलिस्ट, इट इज नोन एज ऑटो कैटलिस्ट। जैसे एस्टर प्लस वाटर से एसिडिक एसिड बन रहा है, अगर ये बन रहा है, देखिएगा यहां तक, ये विल रिमूव दिस, ये गलत लिखा हुआ है। सो एसिडिक एसिड बन रहा है, इट इज गिविंग एसिडिक एसिड प्लस एल्कोहल। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इस रिएक्शन में जैसे जैसे एसिड बनता जाता है, ये रिएक्शन ऑटो कैटलाइज्ड होती जाती है, अपने आप कैटलाइज्ड हो जाती है। सेकेंड टर्म इसी में है इंड्यूस कैटलिस्ट। कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जैसे सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन इनटू सोडियम सल्फेट एंड सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन इनटू सोडियम आर्सेनेट। अगर दोनों रिएक्शन अलग अलग करवा रहे हैं तो ये रिएक्शन आसानी से नहीं हो रही है, लेकिन अगर इन दोनों का मिक्सचर को साथ साथ लेते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। इसको बोलते हैं इंडक्शन। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है, दिस इज इंड्यूस्ड कैटालिसिस। ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, सोडियम सल्फाइड टू सोडियम सल्फेट एंड सोडियम आर्सेनाइड टू सोडियम आर्सेनेट व्हिच इज एक्टिंग एज इंड्यूस्ड कैटालिसिस का बड़ा प्यारा एग्जांपल है। नेक्स्ट इज प्रमोटर्स। क्या होते हैं प्रमोटर्स? वो सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट को फीड करते हैं। जैसा मैं बार बार बोलता हूं, टीचर इज ए कैटलिस्ट, पेरेंट्स आर प्रमोटर। प्रमोटर टीचर को फीड कर रहे हैं, प्रमोटर टीचर को फीस दे रहे हैं सो दैट टीचर बच्चों को पढ़ा सके और प्रोडक्ट की फॉर्म में अच्छा रिजल्ट दे सके। इंडिपेंडेंटली प्रमोटर कुछ नहीं है, कैटलिस्ट की फीडिंग के लिए, कैटलिस्ट को एक्टिवेट करने के लिए प्रमोटर वर्क करता है। ऐसे एक और टर्म है उसका अपोजिट, दैट इज कैटालिटिक पॉइजन। The substance whose presence decreases or destroy the activity of catalyst is called catalytic poison. जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S in hydrogen gas act as a poison for iron catalyst in the Haber's process of ammonia. Molybdenum प्रमोटर था, और अगर H2S इन हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वो क्या कर देने वाला है, Haber's प्रोसेस में कैटालिटिक पॉइजन का काम करेगा, जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी को खराब कर देगा। और जबकि इनहिबिटर कौन से होते हैं? दो सब्सटेंस व्हिच रिटार्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज इनहिबिटर्स। जैसे H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल, एसेटामाइड, ये सब हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो डिकम्पोजिशन के रेट है उनको कम कर देते हैं, रिटार्ड कर देते हैं। कैटालिस्ट कितने तरह के हो सकते हैं, कैटालिसिस कितने तरह का हो सकता है, उसको हम डिवाइड करना चाहें ब्रॉडली तो कैटालिसिस दो तरह का हो सकता है। One is homogeneous and other one is heterogeneous catalysis. ऐसी कैटलिस्ट जिसमें जो रिएक्टेंट आपने ले रखे हैं और जो प्रोडक्ट आपने ले रखा है वो सभी एक ही फिजिकल स्टेट वाले हों, और जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो भी अगर सेम फिजिकल स्टेट का हो, तो ऐसे सब्सटेंस के लिए हम ये रिएक्शंस को होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। आई रिपीट, अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट सबकी फिजिकल स्टेट सेम हो तो कैटालिसिस कहलाता है होमोजीनियस कैटालिसिस। जैसे एस्टर का हाइड्रोलिसिस in presence of dilute H2SO4 to form acetic acid and alcohol is example of homogeneous catalysis। यहां पर सारे के सारे कैटालिस्ट, सब के सब कैटालिसिस का जो फिनोमेना दिख रहा है वो सब के सब सेम फिजिकल स्टेट में है। ऐसे एक एग्जांपल और अपन इमेजिन करते हैं, SO2 हाफ O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, SO3 बन रहा है, NO अगर गैस की तरह से कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो ये होमोजीनियस कैटालिसिस है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में जो रिएक्टेंट हैं और जो कैटलिस्ट है उनकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट डिफरेंट होती है। और एक वर्ड फेमस एग्जांपल है, ये है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। या आप लोगों ने ऐसा भी सुना होगा, ऑयल प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और निकल गिव्स वेजिटेबल घी
दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, क्योंकि यहां पर जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है और जो रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं उन सभी की फिजिकल स्टेट डिफरेंट डिफरेंट है। ये रिएक्शन जो आप देख रहे हैं इसी को अपन सेबेटियर सैंडर्स रिएक्शन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज सेबेटियर सैंडर्स रिएक्शन। यहां पर निकल हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल हम देख रहे थे एल्कीन और हाइड्रोजन के जुड़कर एल्कीन का बनना इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो देखते हैं मैकेनिज्म में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व होता है वो होता है निकल मेटल, जो सरफेस प्रोवाइड करेगा और उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि जो सरफेस है उसका वो एक्टिवेटेड होना चाहिए, यानी कि वो इनर्ट सब्सटेंस से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। और जो मेटल यूज कर रहे हैं, जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक्टिविटी दिखाना चाहिए, एसोसिएशन दिखाना चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ। तो 5 स्टेप प्रोसेस है, याद कीजिएगा साथ साथ। फर्स्ट स्टेप रिएक्टेंट्स का आना, सेकेंड स्टेप रिएक्टेंट्स का जुड़ना, थर्ड स्टेप रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, फोर्थ स्टेप प्रोडक्ट का हटना एंड फिफ्थ स्टेप प्रोडक्ट का जाना। रिपीट, रिएक्टेंट का आना इज डिफ्यूजन, अगर वो गैसेस फॉर्म में आ रहा है, एड्सॉर्प्शन, रिएक्शन, डीएड्सॉर्प्शन एंड वापस से डिफ्यूजन। 5 स्टेप में होता है और अच्छे से देखते हैं इस क्लिपिंग की हेल्प से। Okay, now we are talking about the mechanism of surface catalysis, which consists of 5 steps. Yes, you are right. How many steps are involved? 5 steps. बहुत ही सिंपल से स्टेप है। सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट के पास आएंगे, दूसरे स्टेप में एब्जॉर्ब होंगे, तीसरे स्टेप में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और चौथे स्टेप में प्रोडक्ट हटेगा और पांचवें स्टेप में प्रोडक्ट चला जाएगा। मैकेनिज्म के 5 स्टेप कौन कौन से हैं? डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, केमिकल रिएक्शन का होना, डीएड्सॉर्प्शन का होना एंड फाइनली रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते थे वो चले जाते हैं। इस तरह से ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का फिनोमेना होता है। सरफेस प्रोवाइड कर रहा है कैटलिस्ट, रिएक्टेंट्स इस पे आते हैं, अनदर रिएक्टेंट अप्रोचेस द कैटलिस्ट एंड द रीअरेंजमेंट, दोनों के बीच में रिएक्शंस होंगी और रिएक्शन होने पर फोर्थ स्टेप में प्रोडक्ट बनेगा एंड फिफ्थ स्टेप में वो चले जाएंगे। तो क्लियर है, 1 स्टेप रिएक्टेंट्स का आना, जुड़ना, रिएक्शन होना, हट जाना एंड चले जाना। 5 स्टेप प्रोसेस है, वी मस्ट लर्न दिस। हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है। मान लीजिए हमें KClO3 से O2 बनाना है तो MnO2 हो सकता है। हैबर्स प्रोसेस में Fe कैटलिस्ट है और प्रमोटर MO है। ओस्ट वर्ल्ड में प्लैटिनम गेज है। चैम्बर प्रोसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड है। V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ H2SO4 के प्रिपरेशन में है। डेकन्स प्रोसेस CuCl2 में है। ये सारे मेथड जो आप देख रहे हैं, कैटलिस्ट देख रहे हैं, ये सब के सब कैटलिस्ट हमारे P ब्लॉक में दे रखे हैं, वहां हमें इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना चलेगा। अपने को ये सारी रिएक्शंस के कैटलिस्ट जो आप देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं वी आर गोइंग टू स्टडी, सो एंजॉय देम राइट नाउ और लेटर ऑन फिर हम इनको टाइम टू टाइम पढ़ेंगे। एड्सॉर्प्शन में जो कैटलिस्ट वर्क कर रहे थे उनकी एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी का क्या मतलब है? मान लीजिए हम यहां पर बात कर रहे हैं एक ऐसे सब्सटेंस की जो सरफेस कैटालिसिस की तरह बिहेव कर रहा है। देखिएगा, वो सरफेस कैटालिसिस इस तरह से शो करेगा कि रिएक्टेंट आता है और वो उसके साथ हल्की सी एफिनिटी दिखाना चाहिए, देन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और चला जाएगा। दैट मीन्स मॉडरेट एक्टिविटी होनी चाहिए किस किस के बीच में? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और कैटलिस्ट के बीच में। अगर कोई कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होना चाह रहा। दिस इज ऑल्सो, यानी कि एक्सेस भी बुरा है और मिनिमल भी बुरा है। मॉडरेट एफिनिटी शुड बी देयर बिटवीन कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट फॉर अ सरफेस कैटालिसिस। तो एक टर्म क्लियर है, एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? neither too very strong nor too weak, should be the moderate one so that reactant die और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके वापस चला जाए। केस 2, दैट इज सेलेक्टिविटी। एक्टिविटी सेलेक्टिविटी में सेलेक्टिविटी का मतलब यह है कि हर कैटलिस्ट का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है। अपना स्पेसिफिक रोल होता है, इसका मतलब क्या है? एक रिएक्शन है CO प्लस हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में CH4 और H2 में कन्वर्ट होती है और इस स्थिति में अगर हम निकल एज ए कैटलिस्ट ले रहे हैं तो मीथेन बन रहा है।
लेकिन सेम रिएक्टेंट्स के साथ अगर कॉपर जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 लिया तो मीथेनॉल बन जाता है। एंड साथ में CO+H2 के साथ फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है अगर सिर्फ कॉपर लिया है। देखिए कितने सेंसिटिव है, निकल लेने पे मीथेन बना, कॉपर के साथ जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 लिया तो मीथेनॉल बना, और अगर जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 नहीं लेके सिर्फ कॉपर लेते तो मीथेनॉल बनता। यह है सेलेक्टिविटी। मेरी वीडियोस की हेल्प से आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही है, ये मेरी सेलेक्टिविटी है। बट आई कैन नॉट टीच ज्योग्राफी, आई कैन नॉट टीच इकोनॉमिक्स, आई कैन नॉट टीच हिंदी, ऑल सब्जेक्ट एक टीचर सारे नहीं पढ़ा सकता है, ये सेलेक्टिविटी है। तो एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? एक्टिविटी मॉडरेट और सेलेक्टिविटी कैटलिस्ट की स्पेसिफिक होती है, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट या जियोलाइट्स भी बोल देते हैं इनको। ये हम लोगों ने 11th क्लास के हाइड्रोजन चैप्टर में भी पढ़ा था, जहां प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर की बात की थी, हार्डनेस रिमूवल की बात की थी। होते क्या है जियोलाइट्स? ये शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं जो एक स्टोन्स की फॉर्मेट में मिल रहे हैं। ऐसा मान लीजिएगा, इनको गर्म किया जाता है, जो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर जो होता है वो उड़ जाता है, हट जाता है, और कुछ पोर्स जनरेट हो जाते हैं। इन पोर्स में पर्टिकुलर साइज के रिएक्टेंट्स आते हैं और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और इस तरह से हम इन्हें कैटलिस्ट के तरह से यूज कर सकते हैं। होते क्या है, बनते कैसे, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्चुअली दे आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स विद 3D नेटवर्क of silicates in which some of the silicon atoms are replaced by aluminum atom। देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड में ऐसा कुछ शेप्स होती हैं, जैसा हम सबको पता है पहले से। तो इस वाले सिचुएशन में व्हाट इज हैपनिंग, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें से कुछ सिलिकेट्स के सिलिकॉन रिप्लेस होकर एल्युमिनियम से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो ये 3D नेटवर्क मिलता है, एल्यूमिनोसिलिकेट नेटवर्क मिलता है, इसको बोलते हैं जियोलाइट। इन जियोलाइट की क्वालिटी ये होती है कि इनके पोर साइज फिक्स होते हैं, एक पर्टिकुलर साइज के होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है ZSM5। ZSM5 एक ऐसा जियोलाइट है जो अल्कोहल को डायरेक्ट गैसोलीन में या पेट्रोल में कन्वर्ट करता है व्हेन दे आर हीटेड। जो इनमें प्रेजेंट वाटर होता है, हाइड्रोजन होता है, वो रिमूव होता है और अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है पेट्रोल में या हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर में, गैसोलीन में। ZSM5 इस तरह का एग्जांपल है। कर कैसे रहे हैं ये काम शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट? इनकी शेप इस तरह की होती है कि कोई रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल अगर बड़े साइज का है तो इसमें फिट नहीं हो पाएगा, और छोटे साइज का है तो इसमें से निकल जाएगा, और एक पर्टिकुलर साइज का है तो इसमें फिट होगा और कंडीशंस ऑफ रिएक्शन में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इस तरह से ये कैटलिस्ट की तरह से बिहेव करेंगे, जो खुद की मास में कोई लॉस नहीं होगा, खुद के केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब कैटालिसिस की बात हो रही है तो हम एंजाइम्स को कैसे भूल सकते हैं, राइट? एंजाइम्स वो बायोकैटालिस्ट होते हैं जो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और जिनकी स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा होती है। एक एंजाइम can catalyze 10 lakh reactant molecules, right? They are highly specific. टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, पीएच पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, और बहुत सारी इनकी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो अपन देखते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो बायोकैटालिस्ट होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, और इनकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात, मोस्ट हाईली एफिशिएंट। एक मॉलिक्यूल 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स को पर मिनट में कन्वर्ट कर सकता है इनटू प्रोडक्ट। हाईली स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, जिस एंजाइम का जो पर्टिकुलर काम है वही एंजाइम वो काम करेगा। जैसे यूरिएज कैटालाइजेस हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया ओनली, इट डज नॉट कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी अदर अमाइड। यानी कि हाईली स्पेसिफिक होते हैं, एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर किसी की नहीं सुनते। एंड थर्ड वन इज हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। इनके लिए बहुत जरूरी है टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, 300 से 310 केल्विन के आसपास होना चाहिए। अगर 310 से बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो एंजाइम्स वर्क नहीं करते हैं। इसी तरह से जो हाईली एक्टिव कब होंगे ये, जब पीएच ऑप्टिमम होगा, एंड ऑप्टिमम पीएच की रेंज हमें याद रखनी है फ्रॉम 5 to 7 होनी चाहिए। दैट इज ऑप्टिमम पीएच रेंज कहते हैं। यानी कि टेम्परेचर सेंसिटिव भी है, पीएच सेंसिटिव भी है, हाईली स्पेसिफिक है और मोर हाईली एफिशिएंट भी है। The fifth one is increasing activity in presence of activator and coenzymes। कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो एंजाइम्स की कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उन सब्सटेंस को बोलते हैं coenzymes। It has been observed that when small non-proteinous part होते हैं is present along with enzyme,
द कैटालिटिक एक्टिविटी इज एनहेंस्ड। एक चीज टर्म क्लियर है, कोएंजाइम्स क्या होंगे, नॉन प्रोटीनियस पार्ट, जनरली विटामिन हो सकते हैं। और दूसरी टर्म हम सीख रहे हैं एक्टिवेटर्स। These are generally the metal ions such as these. These metal ions when weakly bonded to enzyme molecule increases their catalytic activity. Amylase in presence of NaCl are catalytically very active. याद रखना है। अगर इनहिबिटर, जैसे कैटलिस्ट में इनहिबिटर और पॉइजन होते हैं, ऐसे ही एंजाइम्स में भी इनकी कहानी होती है। कुछ ऐसे सब्सटेंस जो एंजाइम्स की कैटालिटिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर दें, सप्रेस कर दें, इनहिबिटर्स हैं, और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें, वो पॉइजन कहलाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम कैटालिसिस के। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। जो ई है वो एंजाइम है, एस वो सबस्ट्रेट है। केवल एक पर्टिकुलर शेप का एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट में ही फिट हो सकता होगा। इसे लॉक एंड की हाइपोथेसिस भी कहते हैं। जब ई एस के साथ जुड़ेगा तो ई एस इंटरमीडिएट बनेगा, और फिर ई एस वापस से एस को टी में यानी कि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन है, which is given in NCERT figure 5.4 है ये। This is lock and key hypothesis. Lock and key hypothesis है, फिनोमेना है। चाबी और लॉक की तरह से एक पर्टिकुलर लॉक एक पर्टिकुलर चाबी से ही खुल सकता है। इस तरह से एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट एक पर्टिकुलर एंजाइम की प्रेजेंस में ही हो सकता है। हाईली स्पेसिफिक है। ऑल्दो ये जो मैकेनिज्म है, इससे ज्यादा इफेक्टिव मैकेनिज्म अब आ चुका है, एंड दैट वन इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। एंजाइम कैटालिसिस को हम समझ रहे हैं, और उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं बड़े सुंदर सुंदर से, उनमें याद रखना है। एंजाइम्स के सभी के लास्ट में जो नेम होते हैं उनमें जनरली एज लगता है, लेकिन पैप्सिन में नहीं लग रहा है। जैसे इन्वर्टेज है, वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। जाइमेज ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। डाइस्टेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में, यूरिएज यूरिया को अमोनिया और CO2 में, और पैप्सिन जो हमारे स्टमक जिसका सोर्स होता है वो प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ये एंजाइम्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जो ऑर्गेनिक में हम डिस्कस करते हैं। एड्सॉर्प्शन फिनोमेना हमें समझ में आ चुका है। एड्सॉर्बेंट होते हैं, गैसेस जुड़ती है, कैसे जुड़ती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे कैसे ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, ये सारे फिनोमेना हमने एड्सॉर्प्शन से पढ़ा। इसकी बहुत सारी और एप्लीकेशन हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है। लेट्स सी देम वन बाय वन। एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। जो एड्सॉर्प्शन हम देख रहे थे उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। उसमें से है हाई वैक्यूम क्रिएट करना गैस मास्क में, ह्यूमिडिटी कंट्रोल में, कलरिंग मटेरियल फ्रॉम सॉल्यूशन को रिमूवल में, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस में, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, डीआयोनाइजेशन ऑफ वाटर, बहुत सारी डिजीज को क्योर करने में, क्लींजिंग एजेंट जो सोप और डिटर्जेंट्स हम देखते हैं, मिसेल फॉर्मेशन, उसमें फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस जो सल्फाइड ओर्स का प्योरिफिकेशन का मेथड है, मेटलर्जी का पार्ट है, वहां पर भी एड्सॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारी टाइट्रेशन ऐसी होती है जिसमें एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, और साथ ही जो क्रोमेटोग्राफी फिनोमेना है वो भी एड्सॉर्प्शन पर बेस्ड। इसमें फर्स्ट अपन बात करें वैक्यूम। हाई वैक्यूम अगर क्रिएट करना हो, देखिए वैक्यूम क्लीनर से हम बहुत सारा प्रेशर कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली जीरो वैक्यूम तक लेके जाना है या टेंस टू जीरो लेके जाना है तो एड्सॉर्प्शन फिनोमेना काम में लेते हैं, जिससे इजीली एड्सॉर्प्शन के बाद जो बचे कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो एड्सॉर्ब हो जाते हैं। गैस मास्क भी जो बन रहे होते हैं, जितने भी ट्रैफिक पुलिस वाले जो मास्क यूज कर रहे हैं, या स्पेशली मास्क जो गैस वाले मास्क होते हैं, उनका फिनोमेना भी यही होता है कि एड्सॉर्ब हो जाता है सरफेस पर। और इस तरह के मास्क तो अब फैशन में भी हैं। कोरोना वायरस के बाद मास्क लगाना कंपलसरी है। वो तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, अंदर जाने से वो फिल्टर होके आते हैं, और बहुत सारे तरह के मास्क भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर गैस मास्क की बात हो रही है जो एड्सॉर्प्शन फिनोमेना से जो आप इनहेल कर रहे होते हैं गैसेस, उनको प्योरीफाई कर रहे होते हैं। बहुत बड़े पार्टिकल्स नहीं आ रहे होते हैं उसमें। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमिडिटी कंट्रोल। ह्यूमिडिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हम एसी के सॉर्ट ऑफ से एसी की वजह से दूर हो सकती है, लेकिन कहीं पर अगर हमें डीह्यूमिडिफायर्स चाहिए होते हैं तो जो ह्यूमिडिटी रिमूवर होते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं कि वो एड्सॉर्ब कर लेते हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं, उनको एड्सॉर्ब करते हैं, और इस तरह से ह्यूमिडिटी फ्री हो सकता है। कलरिंग मटेरियल में से भी जो सॉल्यूशंस कलरफुल हैं, मान लीजिए किसी कंडीशन में उसमें से कलरिंग मटेरियल निकालना है तो एड्सॉर्प्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पे इजीली एड्सॉर्ब कर लेते हैं उन कलरिंग पार्टिकल्स को और
जो कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन हो सकता है एडजॉर्प्शन फिनोमेना। और ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, जो सरफेस पर कैटालिस्ट जो प्रोवाइड कर रहा है उस पर रिएक्टेंट्स आते हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और फिर डीएडसॉर्ब हो जाते हैं रिएक्शन के बाद। ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो है, सैबटियस-सैंडन्स रिएक्शन हो या ऑयल का हाइड्रोजनेशन हो, उन सभी पे यही फिनोमेना काम में लेते हैं, जो कि एडजॉर्प्शन फिनोमेना पर बेस है। इनर्ट गैसेस जो होती हैं उनकी काफी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, लेकिन उनमें एड्सॉर्प्शन पावर अलग अलग होती है। जो हम देख पा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास के बेस पर हम ये बताते हैं, एटॉमिक मास के बेस पर बताते हैं, तो सबसे आसानी से जो गैस एड्सॉर्ब हो सकती होगी वो डेफिनेटली कौन सी होगी? जिनॉन। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत क्रिप्टन, फिर आर्गन। इसी बेस पर इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज एड्सॉर्प्शन की रेट पर बेस। हार्ड वाटर जो होता है वो डेफिनेटली कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस होते हैं, क्लोराइड्स और सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स के। तो अगर कैल्शियम मैग्नीशियम आयन हटा दें तो हार्डनेस रिमूव हो सकती है। उसका एक तरीका हो सकता है कि कुछ एक्टिव साइट्स वाले हम वाटर सॉफ्टनर यूज करें जिन पे वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन एड्सॉर्ब हो जाएं और उनमें आयन एक्सचेंजर जैसा कुछ फिनोमेना यूज करके एड्सॉर्प्शन फिनोमेना से हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। स्पेशली इंडस्ट्रियल स्केल पर इस प्रोसेस को यूज किया जाता है। मिसल फॉर्मेशन जो होता है दैट इज सोप का बनना, जो सोप से जो कपड़ों पे जो प्रेजेंट इम्प्योरिटीज हैं, जो डस्ट है, जो ऑयल डस्ट है, ऑयल पार्टिकल्स है, उनको रिमूव करने का काम यही करते हैं। ये एक फेमस एग्जांपल है, वी मस्ट बी नोइंग दिस। ये जो स्टिक्स दिख रही हैं आपको, मैच स्टिक सॉर्ट ऑफ, ये मैच स्टिक सॉर्ट ऑफ जो स्टिक्स हैं ये सोप पार्टिकल हैं जो ऑयल के साथ क्लस्टर बना लेती हैं, जैसे मिसेल कहते हैं, जिनका पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर का होता है। यहाँ पे भी एड्सॉर्प्शन फिनोमेना वर्क कर रहा है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो होता है सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हैं, उसमें भी यही प्रोसेस यूज होता है। जो लायोफिलिक पार्टिकल्स होते हैं वो लायोफोबिक सल्फाइड ओर्स के चारों तरफ जाके एक लेयर बना देते हैं और सल्फाइड पार्टिकल्स जो होते हैं, ओर के पार्टिकल्स, वो फ्लोट करने लग जाते हैं और फ्रोथ पे जाके चिपक जाते हैं, यानी कि झाग पे चिपक जाते हैं और उन्हें फिर हटा दिया जाता है कंसंट्रेट करने के लिए। इस तरह से फ्रोथ फ्लोटेशन में भी एड्सॉर्प्शन फिनोमेना हो रहा है, जिसमें लायोफिलिक कोलाइड्स लायोफोबिक के चारों तरफ सरफेस पर एड्सॉर्ब हो रहे होते हैं। Chromatography phenomena is also based on adsorption phenomena, जिसमें जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर जिन्हें सेपरेट करना होता है वो डिफरेंट एड्सॉर्प्शन रेट दिखाते हैं, जिसके बेस पे सेपरेट होते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, और इसके बारे में हम मेटलर्जी में पढ़ते हैं।